हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ने से पहले वादा कर रहा हूं आपसे, अगर पूरे यूट्यूब पे आपको इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो बता देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ओके, तो यार जैसा कि इंग्लिश बाबा का स्टाइल है, सबसे पहले आपको जनरल बात बताएंगे। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर कभी कभी आपने ये महसूस किया हो, जैसे आपका हाथ है किसी मोमबत्ती पे या जलती हुई गैस पे लग गया, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा अचानक से आपका हाथ ना पीछे हट जाता है। या जैसे ये स्टोव जल रहा है, अगर यहाँ पे हाथ लग गया तो अचानक से आपका हाथ पीछे हट जाता है, बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। या यहाँ पे देखो, मैंने एक डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर कांटा लग जाए, ठीक है, तो वहां से तुरंत तुम्हारा हाथ हट जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। पढ़ लेते हैं है क्या। द वर्किंग ऑफ अ वेरियस बॉडी पार्ट्स फॉर अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई जल्दी से इसका। क्या कह रहा है? आपके बॉडी पार्ट्स का इस तरह से रिएक्शन देना, किसको? टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? अब वो स्टिमुलस भाई साहब गर्म चीज का हो सकता है, ठंडी चीज का हो सकता है, किसी कांटे का हो सकता है। और इस कांटे के लगने से तो भाई साहब मुझे याद आ रहा है, कांटा लगा हाय लगा ओए होए। पढ़ा लो इंग्लिश बाबा। Not just humans but all the living organism response on the exposure of light, touch, heat and cold। क्या कह रहे हो इंग्लिश बाबा? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भैया। ये कह रही है लाइन कि ना केवल इंसान बल्कि जो जानवर भी है ना, वो भी लाइट के लिए, टच के लिए, हीट के लिए या कोल्ड के लिए क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे मैंने लाइट दिखा दी है ना, अगर आपने देखा होगा अंधेरे में जैसे लाइट चली गई हो और अचानक से लाइट आए किसी अंधेरे कमरे में, तो तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। या जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं, ठंडी चीज़ को टच करते हैं, तो ये एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। अब भाई जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अब कौन सा सिस्टम है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इस काम को करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? तो वो सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम। क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम इन लिविंग बीइंग कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ठीक, देख रहे हो भाई सब नर्वस सिस्टम। ओए होए, कुछ लोग तो इस लड़की के चेहरा को देख रहे हैं बेटे। चलो कोई ना, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, मतलब इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे 3 बातें। नर्वस सिस्टम को, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स जो हार्मोन्स के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले भैया मैं तुमसे ये बात करूंगा कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि कोई भी चीज़ हॉट या कोई भी चीज़ कोल्ड क्यों लगती है, कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी क्यों लगती है? अब तुम कहोगे यार इंग्लिश बाबा क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ को छुएंगे तो गर्म लगेगी और ठंडी चीज़ को छुएंगे तो ठंडी लगेगी। अरे मेरे भाई मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन कभी ये सोचा है कि ऐसा उंगली के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है कि जो तुम्हें गर्म को गर्म का आभास करा देती है और ठंडे का? ऐसा है क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर? मेरे भाई तुम्हारी बॉडी के अंदर हर जगह न्यूरॉन्स घूम रहे हैं, दबादब दबादब दबादब, ठीक है। न्यूरॉन का डायग्राम मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कुछ मेन पार्ट्स देख लो इसके, डेंड्राइट्स है, सोमा है, एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ये कैसे काम करते हैं वो हम अभी बात करेंगे। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो तुम्हारा मन है भैया। अब टिप्स ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। देखो यार, एक एक, भले से मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा मजाकिया हो, लेकिन एक एक चीज़ समझते रहना। क्या है? तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन का मैंने डायग्राम पीछे भी दिखा दिया, दोबारा दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, जो न्यूरॉन की जो टिप है, दिख रही है भाई साहब, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है जी। अब इन डेंड्राइट्स पे क्या होते हैं? इन पे होते हैं मेरे भाई छोटे छोटे रिसेप्टर्स। डेंड्राइट्स पे क्या है? छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। अब बच्चा कहेगा जी इन रिसेप्टर्स का क्या काम है? मेरे भाई दीज रिसेप्टर्स ऑफ कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ हीट, लाइट, कोल्ड ETC। यहाँ इंग्लिश की लाइन थोड़ी सी गलत हो गई है, दीज रिसेप्टर्स ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे कलेक्ट आएगा बस डायरेक्ट। ये जो रिसेप्टर हैं ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, कौन सी? हीट गर्मी वाली, लाइट वाली, कोल्ड वाली या टच वाली। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान दो, मैंने यहाँ पे कुछ समझाया था आपको। ये देख रहे हो कि लाइट हो गया, चाहे टच हो गया, चाहे हीट हो गई या कोल्ड हो गई, तो एक्चुअली वो जो न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन के भी जो टिप पे क्या है? डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स पे भी क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर्स लगे हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इस काम को करते हैं, मतलब ये डिटेक्ट करने का काम कर देते हैं। अब क्या हुआ जी,
दिस इंफॉर्मेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ओए होए 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 होए, क्या कह दिया इंग्लिश बाबा, वाह वाह वाह। क्योंकि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उस वजह से ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किसने ली, डेंड्राइट्स ने ली, न्यूरॉन ने, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर जो डेंड्राइट थे और डेंड्राइट पे क्या लगे हुए थे, रिसेप्टर्स, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये जो मैसेज है ये कन्वर्ट हो गया भाई साहब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ओए होए, बिजली सी दौड़ गई, देख रहे हो। अब क्या हुआ, दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी। ओए होए, फिर से देखो न्यूरॉन आ गया। न्यूरॉन है, सबसे पहले मैंने आपको बताया डेंड्राइट क्या है, यहाँ दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि भैया डेंड्राइट पे क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और इन्होंने कहाँ भेज दी, सेल बॉडी। मुझे इतनी बात बता दो, डेंड्राइट से लेके सेल बॉडी तक समझ में आ गया। अब सेल बॉडी ने क्या किया, इसे मेरे भाई आगे भेज दी इन्फॉर्मेशन एक्सॉन के पास। इनने कही कि तू ले, तू पकड़ भाई साहब, तू खुश रहे। सेल बॉडी ट्रांसफर दिस इन्फॉर्मेशन टू द एक्सॉन। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब क्या होता है कि सेल बॉडी ट्रांसफर कर देती है इस इंफॉर्मेशन को एक्सॉन को, समझ में आया, डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन को। और अब एक्सॉन ने क्या किया, एक्सॉन गिव्स दिस इंफॉर्मेशन टू ब्रेन एंड देन ब्रेन रेस्पॉन्ड। अब एक्सॉन क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देता है ब्रेन को पास, और ब्रेन फिर रेस्पॉन्ड करता है अपने हिसाब से, सोच विचार के काम करता है। सो वी रेड फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। इसलिए अब हमने क्या पढ़ ली, अब तक न्यूरॉन की फंक्शनिंग पढ़ ली। हमने क्या पढ़ा भाई साहब, न्यूरॉन के टिप पे डेंड्राइट्स होते हैं, उस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, रिसेप्टर्स कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, सेल बॉडी को दे देते हैं, सेल बॉडी एक्सॉन को दे देते हैं और एक्सॉन ब्रेन को दे देते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, मजा आ रहा है। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स रीचेस टू द ब्रेन। अब इस पूरी प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो ब्रेन तक पहुंच गए। हैंस थिंकिंग इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसलिए इस प्रोसेस में थिंकिंग इन्वॉल्व है। अब बच्चा कहेगा इंग्लिश बाबा अब तक जो पढ़ा रहे थे सब समझ में आ रहा था, ये थिंकिंग विंकिंग कहाँ से ले आए। ओ मेरे भाई, कोई भी काम जब आप करते हो तो किसी को सोच विचार के करते हो ना, कौन सा काम किस तरह से होगा उसके लिए स्टेप लेते हो ना सोच समझ के। ऐसे ही ब्रेन भी सोच समझ के स्टेप लेता है जब उसके पास इंफॉर्मेशन आती है कि अब उसे करना क्या है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि थिंकिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि ब्रेन के पास मैसेज पहुंचा। बट देयर इज वन मोर प्रोसेस इन विच थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, और उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चा कहेगा ये क्या है भैया जी रिफ्लेक्स एक्शन, जरा बताओ। तो भैया ध्यान से समझो। इफ वी बाय मिस्टेक टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट और बॉडी गेट्स अवे फ्रॉम इट, आवर बॉडी गेट्स अवे फ्रॉम इट इंस्टेंटली। कभी कभी अगर हमारा हाथ पैर किसी जलते हुए ऑब्जेक्ट पे या किसी बहुत गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ जाए तो हमारा हाथ वहाँ से अचानक हट जाता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि पापा की कोई परी है, देख रही है, ओए होए होए, इसका हाथ पड़ गया कहीं पे, तो अचानक से गरम जगह इसका हाथ पड़ा तो अचानक से इसका हाथ वहाँ से हट गया। अच्छी बात है, हट गया रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, नहीं तो बेचारी टिकटॉक ना बना पाती ना सेल्फी ले पाती। रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, हैंस इट इज क्विकर देन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके अंदर थिंकिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ये जो न्यूरॉन की हमने पुरानी जो फंक्शनिंग देखी जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व थी, इसमें किसी भी तरह की थिंकिंग नहीं होती और इसमें जो न्यूरॉन है अलग तरह से काम करता है। अब यार थोड़ा सा दिमाग लगा लेना तभी समझ में आएगा। क्या कहा यार, देखो यहाँ पे समझो, पीछे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई तो एक एक करके सबसे पहले चली डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से ब्रेन, और तब जाके ब्रेन ने स्टेप लिया। यस या नो? अब तुम कहोगे हाँ। लेकिन जो ये वाला प्रोसेस हुआ था, ये वाला या ये पापा की परी वाला, ये वाला, अगर भाई साहब ये इतनी देर लगाता, अगर हमारा सिस्टम इतनी देर लगाता कि भाई साहब वहाँ से चले फिर ब्रेन के पास, तब तक तो पापा की परी का स्वाहा हो जाता। तो इसलिए इस बार न्यूरॉन अलग तरह से काम करता है। क्या काम करता है, यहाँ पे मैंने को रीज़न दिया हुआ है इस बात का कि थिंकिंग इन्वॉल्व क्यों नहीं है। बिकॉज इफ सपोज थिंकिंग इज इन्वॉल्व, इन दैट केस दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीच टू ब्रेन एंड ब्रेन विल गिव रिस्पॉन्स टू मसल सेल। ओहो हो, अगर इस केस में भी ऐसा ही होता तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते, वो ब्रेन को मैसेज भेजते और ब्रेन फिर आराम से मसल को कहता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। बट दिस प्रोसेस इज नॉट क्विक एंड बाई दैट टाइम वी मे गेट हार्म्ड। ये कह रहा है कि अगर पुराने वाले प्रोसेस से, यानी इस वाले प्रोसेस से काम करते कि यहाँ से पहले ब्रेन फिर ब्रेन से वो, तब तक तो भाई साहब
पापा की परी और इस मोटे का काम हो जाता। अब किस तरह से काम करता है? देयरफॉर इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। तो रिफ्लेक्स एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। दैट मीन्स फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन टू मस्ट बी डिफरेंट। इसका मतलब जो न्यूरॉन है अलग तरह से काम कर रहा है। अब बच्चा कहेगा अलग तरह से कैसे काम कर रहा है? यहाँ देखो, इन रिफ्लेक्स एक्शन द न्यूरॉन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मसल नर्व विच रिस्पॉन्ड्स विदाउट थिंकिंग। ओए होए होए होए। इसका मतलब रिफ्लेक्स एक्शन वाले केस में न्यूरॉन ने पहले मैसेज ब्रेन को नहीं भेजा, डायरेक्ट मसल को भेज दिया, अबे उल्लू जल्दी हटा ले पैर जल जाएगा। यहाँ देखो दोबारा समझा रहा हूँ। ये जनरल केस में तो क्या हो रहा था, न्यूरॉन ने पहले भेजी भाई साहब ब्रेन के पास, ब्रेन ने कही अच्छा बेटा बहुत बढ़िया काम किया तूने, मुझे दे दी इन्फॉर्मेशन, अब मैं मसल को भेज देता हूँ इन्फॉर्मेशन कि मैडम हाथ हटा लो तुम जल जाओगी। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन वाले केस में न्यूरॉन ने कहा भाई साहब इतना टाइम नहीं है कि ब्रेन को भेजूँ पहले मैसेज, डायरेक्ट सिंघम की तरह डायरेक्ट ले लिया फैसला वहीं पर ही। न्यूरॉन ने कही मसल हट जल्दी से फटाफट, ठीक है। मसल रेस्पॉन्स इवन बिफोर द ब्रेन गेट्स द मैसेज, देयरफॉर दिस एक्शन टेक्स प्लेस वेरी क्विकली। और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि मसल वो एक्शन उससे पहले ले लेती है, जब तक कि ब्रेन को मैसेज भी नहीं पहुंचता उससे पहले जो मसल है वो अपना एक्शन ले लेती है, और पापा की परी और वो मोटे और हम सब बच जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन को ही रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। कभी एग्जाम में आ जाओ और तुम छोड़े आओ, अगर रिफ्लेक्स आर्क पूछे तो भी वो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में लिखना, और रिफ्लेक्स एक्शन पूछे तो रिफ्लेक्स एक्शन है ये, ठीक है। जनरल केसेस में मैंने बता दिया थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, और रिफ्लेक्स एक्शन वाले केस में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। जनरल केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बने और वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ब्रेन को जाएंगे, तब फिर ब्रेन थिंकिंग लेगा, उसके हिसाब से मसल को ऑर्डर देगा। और रिफ्लेक्स एक्शन वाले केस में क्या हो रहा है, काम डायरेक्ट न्यूरॉन टू डायरेक्ट मसल हो रहा है, यानी कि ब्रेन तक मैसेज बाद में पहुंच रहा है, एक्शन पहले हो रहा है, ठीक है। इतनी बात। द कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड मसल नर्व इज सिचुएटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। देखो ध्यान दो, अब न्यूरॉन आपने पढ़ लिया, मसल आपने पढ़ लिया, लेकिन इनका कनेक्शन हो कहाँ रहा है आपस में, वो हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। ये दिख रही है लंबी सी, ओए होए होए लाल लाल बत्ती जल रही है भाई साहब इसके अंदर, ठीक है जी। आगे बढ़ जाऊँ कि नहीं, समझ में आ गया, देख लेना। अब हम पढ़ेंगे भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या थी, ये थी स्पाइनल कॉर्ड मेरे भाई, जो दिख रही है लंबी लंबी तलवार जैसी, ओए होए। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इज ब्रेन इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑल्सो नोन एज CNS। C मीन्स सेंट्रल एंड फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम। और भाई यार ये भी पागल वाली बात करते हैं। देखियो यूं कह दिया भाई साहब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को अगर मिला दो तो यूं बन गया भाई साहब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हुई कि प्लेन डोसा कर दिया, उसमें मसाला मार के दे दिया तो यूं का मसाला डोसा। वाह 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 चलो, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ओए हो ये क्या चीज़ है भाई साहब पेरीफेरल। व्हेन मसल इज इंक्लूडेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट बिकम्स पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओए होए 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 होए, समझ रहे हो, पहले प्लेन डोसा था, डोसे के अंदर मसाला लगा दिया, यूँ का मसाला डोसा हो गया, अब थोड़ा सा उसमें पनीर और डाल दिया भाई साहब, और उसका नाम चेंज कर दिया पनीर मसाला डोसा। अब इन्होंने क्या किया, पहले हमें दिखाई स्पाइनल कॉर्ड, ओए होए, इनने कही कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन अगर मिल जाए तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अच्छा जी, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर मसल भी जुड़ जाए, नर्व भी जुड़ जाए, तो भाई साहब वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। क्या बात है, इतनी बात क्लियर है। देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ देखो पुराने वाले डायग्राम, वह छोटा हो जाए यार तू भी, ये देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है, ये तो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ देखो जी भाई साहब, भाई यार रुक जा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है, ये बन गया आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। अब तुम्हें एक एक्टिविटी बताने के लिए कहूँगा, तुम्हारा मन करे तो कर लेना और नहीं करे तो मत करना, और नहीं करोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा तो कुछ नहीं जाता। यार पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट। अब तुम कहोगे इंग्लिश बाबा मुंह में अगर चीनी लूँगा तो मीठी लगेगी, इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो। हाँ, पहले आप चीनी लो, अपने मुंह में रखो, मीठा मीठा टेस्ट आएगा। उसके बाद क्या करो, अपनी इंडेक्स फिंगर से और अपने थंब से, ठीक है, अपनी नाक को दबाओ और दोबारा से चीनी रखो अपने मुंह में। क्या आपको टेस्ट में कुछ फ़र्क आता है, ये आप करके देखना, ठीक है, प्लीज़ ज़रूर करके देखना और मुझे बताना, ठीक है। मैं जल्दी से इसका आंसर बता रहा हूँ। अगर आप टेस्ट करते हो शुगर को
तो आपको पहले तो मीठा लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी नाक को बंद कर देते हो, देखो एक्टिविटी में नंबर 1 एक्टिविटी क्या थी, सबसे पहले तो सिंपली आपको बस टेस्ट करना है, दूसरी में आपको नाक बंद करके उसे टेस्ट करना था, ठीक है। तो अब जब आपने टेस्ट किया तो इस बार आपको उसका टेस्ट या तो कम आया, या तो वो कम मीठा लगा, या हो सकता है वो आपको मीठा ही ना लगे। देखो आप एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई भी चीज़ आप खाते हो तो उसमें 2 चीज़ें बहुत काम करती हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, जो टंग है, जो आपकी जीभ है, वो बताती है आपको कुछ भी टेस्ट, ये वाली बात सच है। लेकिन टंग के साथ साथ आपकी जो नोज़ है, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। किसी भी चीज़ का फ्लेवर हमें तब आता है, देखो वी गेट अ फ्लेवर ऑफ एनी फूड बाय 2 थिंग्स। नंबर 1 टंग से हमें टेस्ट आता है, और नोज से हम स्मेल करते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ देम इज मिसिंग वी विल नॉट गेट द प्रॉपर फ्लेवर ऑफ द फूड। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस होगी, ये जीभ, ओए होए देख रही है औरत कैसे मुंह निकाल रही है। बेटे ये लौंडे जो पढ़ रहे हैं ना, बहुत पहुंची हुई चीज़ें खींच लेंगे, तेरी जीभ को अंदर कर ले। और नाक, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। देख लेना, अब जल्दी से पढ़ लो यार ह्यूमन ब्रेन के बारे में। आर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्शंस ऑफ द बॉडी। देखो अगर तुम बोल रहे हो, सो रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इन सब में ब्रेन का पार्ट है। जैसे हम कहते हैं ना, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। CPU की वजह से ही सारे काम होते हैं, ऐसे ही आपके बॉडी में ब्रेन की वजह से सारे काम होते हैं। इट रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स। आपको पता ही, अभी न्यूरॉन्स वगैरह के थ्रू सारे सिग्नल्स किसके पास जा रहे थे, ह्यूमन ब्रेन के पास जा रहे थे। आगे बढ़ने से पहले एक बात पूछूंगा, क्या रिफ्लेक्स एक्शन वाले केस में भी ह्यूमन ब्रेन के पास मैसेज जा रहा था? तो इसका आंसर है जा भी रहा था और नहीं भी जा रहा था। जा कैसे रहा था, नहीं जा रहा था, क्योंकि ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्स एक्शन ले लिया गया, मसल ने अपना काम कर दिया, लेकिन वो मैसेज पहुंच जाता है, लेट पहुंचता है। अब बात करते हैं भैया ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स की। 3 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया रह जाओगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, दिख रहा है। अब फोर ब्रेन क्या काम करता है? फोर ब्रेन हेल्प्स इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द वॉलंटरी फंक्शंस एंड इज थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब यार तुम कहोगे वॉलंटरी फंक्शन क्या होते हैं सर जी? अरे वॉलंटरी फंक्शन होते हैं यार, जैसे तुम्हारा मन कर रहा है खाना खाने का, तो तुम अपने हाथ उठा सकते हो, जब तुम्हारा हाथ मन करेगा मुंह खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। ये वॉलंटरी है, मतलब तुम जब चाहो तो जैसा काम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहो कि तुम्हारे दिल की धड़कन जो डब 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 जिसे लब डब बोलते हैं, अगर वो अभी बंद हो जाए तो वो बंद हो सकती है? नहीं ना, तो वो होती है इनवॉलंटरी। ये हो गया वॉलंटरी, जो काम आप कर सकते हो, जो नहीं कर सकते हो वो इनवॉलंटरी, ठीक है। तो ये काम है फोर ब्रेन का। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये मैसेंजर का काम करता है और ट्रांसमिट कर देता है सिग्नल को, कहाँ से? हिंड ब्रेन से भी और फोर ब्रेन से भी। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द विजन, आपका जो विजन है, ठीक है, और हियरिंग और टेम्परेचर में ये हेल्प करता है। देख लेना, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया है। अब लास्ट बचा द हिंड ब्रेन। ये क्या करता है? हिंड ब्रेन कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द हार्ट रेट। इसे हार्ट मत पढ़ना, हार्ट पढ़ना। हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को, वॉकिंग को और स्लीपिंग को, ठीक है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड अंडर हार्ड शेल। जो ब्रेन है, देखो ब्रेन तो अंदर से ऐसा होता है भाई साहब, सॉफ्ट सा, लेकिन ये हार्ड शेल में, जैसे कछुआ देखा है आपने, टॉर्टोइज अंदर बंद रहता है उस हार्ड शेल के अंदर, ऐसे ही आपका जो ब्रेन है वो एक हार्ड शेल के अंदर बंद रहता है, ठीक है। इस टॉपिक के लिए इतना बहुत है, फिर मिलूंगा आपसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 2 में। इंग्लिश बाबा से जुड़ना चाहते हो तो 8059041145 80 590 411 45 मेरा नंबर है। मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए तो यार लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत मेहनत लगती है भाई ये सारी वीडियोस तुम्हारे लिए बनाने के लिए, ठीक है। क्या आपको पार्ट 2 का इंतज़ार रहेगा? मुझे बताना कमेंट में। बाय।